दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा है। आज उसमें से जो बचे प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए कि ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो अफगानिस्तान में मिले हैं। कहाँ दोस्तों? तो अफगानिस्तान में। चलिए आगे है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? तो कब हुई थी? तो इनके शिलालेख की खोज दोस्तों हुई थी 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में। किसने किया था? तो पादरेटी फेंथलर ने। चलिए आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेख कितने हैं? अशोक के शिलालेख कितने हैं? तो कितने हैं? तो 14 है। कितने हैं दोस्तों? 14। आगे है, शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने? पढ़ा शिलालेख को, अशोक के जो शिलालेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा दोस्तों? तो जेम्स प्रिसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, अशोक के प्रथम शिलालेख में वर्णित है। अशोक के प्रथम शिलालेख में वर्णित है, क्या वर्णित है? तो पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में क्या वर्णन किया गया अशोक के? तो पशु बलि की निंदा की गई है। चलिए आगे है, मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है, यानी किस शिलालेख में है? मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस में है दोस्तों? तो दूसरा में है। किस में है दोस्तों? दूसरे शिलालेख में है। चलिए आगे देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? तो 5वां में। किस में दोस्तों? 5वां में। चलिए आगे देखते हैं, अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो यह 7वां एवं 8वां में है। किस में है दोस्तों? 7वां एवं 8वां शिलालेख में क्या है? तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं, किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या है? किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या है? किस शिलालेख में दोस्तों? तो 11वां में है। किस में है दोस्तों? 11वां में। चलिए आगे देखते हैं, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किस शिलालेख में है? तो किस में है? तो यह 12वां में है। किस में है दोस्तों? 12वें शिलालेख में है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? अशोक द्वारा जो कलिंग युद्ध किया गया था उसका वर्णन किस शिलालेख में है? तो यह 13वां में है। किस में है दोस्तों? 13वां में। यह किसके साथ हुआ था? तो राजा खारवेल के साथ। चलिए, अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं? कितने हैं? तो 7 है। कितने हैं दोस्तों? तो 7 है। चलिए आगे देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है। किस में दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि में स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख, उनके जो स्तंभ लेख हैं वह देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो देख लीजिए इसको, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। और मेरठ, दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। और रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज जो हुई थी 1872 में हुई थी। लौड़िया अरेराज, यह कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है। लौड़िया नंदनगढ़ चंपारण में, इस स्तंभ मोर का चित्र है। ये स्तंभ पर जो है वो मोर का चित्र है। लौड़िया नंदनगढ़, ये जो कहाँ है? चंपारण में है। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कौशाम्बी अभिलेख को। किसको दोस्तों? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। आगे, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है दोस्तों? तो रूमी देई। कौन दोस्तों? रूमी देई जो है वह सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का। आगे, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख तो 7वां है। कौन सा है दोस्तों? 7वां है। आइए आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में महामात्र की संख्या कितनी बताई गई है? अर्थशास्त्र में महामात्र की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18 बताई गई है। कितनी दोस्तों? 18। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। कितनी थी दोस्तों? 5। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक मंडल था? मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का एक मंडल था? तो 30 सदस्यों एवं 6 समितियों में विभाजित था।
क्या दोस्तों? तो प्रशासन। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष। क्या कहा गया है दोस्तों? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि। क्या दोस्तों? सीता भूमि। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 7। कितने भागों में दोस्तों? 7 भागों में। मौर्य वंश कितने वर्षों तक रहा? कितने वर्षों तक? तो 137 वर्ष तक। आगे है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन था दोस्तों? बृहद्रथ। मौर्य प्रांत की राजधानी। मौर्य कुछ प्रांत थे, उनकी राजधानी को देखते हैं। उत्तरापंत, इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला थी। अवंती की उज्जैनी, और कलिंग की जो थी वह तोसली। दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी, और प्रासी की पाटलिपुत्र। चलिए देख लीजिए इसको फिर से। आगे देखते हैं। अशोक के कौन अभिलेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ? अशोक के कौन अभिलेख जो है वह ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुए? तो शाह-ए-कुना अभिलेख। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश की नींव पड़ी? मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश की नींव पड़ी? तो शुंग वंश की। किसकी दोस्तों? शुंग वंश की। आगे है। अर्थशास्त्र में मंत्री कहा गया है। अर्थशास्त्र में मंत्री किसको कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को। किसको दोस्तों? प्रधानमंत्री को। चलिए। अर्थशास्त्र में सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा गया है? तो सेनापति कहा गया। क्या कहा गया है दोस्तों? सेनापति। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।